बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी ही अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्करनैन इकबाल। तीनों खबरों की जो हेडलाइंस हैं वो आप नाज़रीन ने थंबनेल पे पढ़ ली होंगी। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि हुकूमत की जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ नया महाज खोलने की कोशिश किस तरह से नाकाम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की नज़रसानी की दरख्वास्तों को किस तरह से रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो ज़ुल्करनैन इकबाल, आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। आप ये बताएं कि ये हुकूमत ने क्या अटैम्प्ट की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ नया महाज खोलने की, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इन नज़रसानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, जबकि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थी उन दरख्वास्तों को तो अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया था। देखें, कानून के मुताबिक एक दरख्वास्त नज़रसानी दरख्वास्त दायर हो सकती है एक फ़ैसले के ख़िलाफ़। एक मीन्स के एक बार जो भी जितने पार्टीज़ हैं वो सब एक बार रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं, इकट्ठी सुनी जाती हैं, अलाउ हो जाएं, खारिज हो जाएं, दोनों सूरतों में बात ख़त्म होगी। दोबारा से रिव्यू के ऊपर रिव्यू नहीं आ सकता। ये कानून भी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का फ़ैसला मौजूद है, जस्टिस साकिब निसार के फ़ैसले इस पर मौजूद हैं। अब ये चीज़ हतमी हो चुकी है। अब हुआ ये कि 26 अप्रैल को जस्टिस फ़ाइज़ा के हक़ में फ़ैसला आ रहा है, उससे हुकूमत एग्रीव्ड हो गई कि हमारा तो सारा केस मामला ही ख़त्म हो गया। अब गवर्नमेंट ने उस रिव्यू के फ़ैसले के ऊपर रिव्यू करने के लिए जो इतलात आ रही हैं कि पटिशन्स दायर की थी, जो तमाम जो फ़रीक़ैन थे, सदर थे, वज़ीर आज़म थे, बैरिस्टर शहजाद अकबर थे, वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम थे, FBR था इनकी जानिब से, और इतलात तो बाज़ लोग 18 दरख्वास्तों की भी बात कर रहे हैं अंदर कि 18 दरख्वास्तें हैं थी, लेकिन सब के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 18 तो टोटल फ़रीक़ैन ही नहीं थे। फ़रीक़ैन नहीं थे, लेकिन बहुत से लोग आपको पता है जो वैसे ही गुस्से में आ जाते हैं कि यार ये क्यों ऐसा कर दिया। जैसे ट्विटर पे बड़ी कंपेन चल रही थी, ऐसे भी कई आ जाते हैं बीच में जो फ़रीक़ैन नहीं होते और वो कहते हैं नहीं जी ये बात ऐसी नहीं हंसते। बहरहाल वो गैर मुतल्लका लोग थे। मेन जो थे उनके मैंने आपको नाम बताएं जो इतलात हम तक पहुँची हैं। इनकी रिव्यू पटिशन थी। जब ये आई, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है कि रजिस्ट्रार ऑफिस उनका जायज़ा लेता है कि क्या ये दरख्वास्तें दायर होने के काबिल भी हैं या नहीं। तो एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिनकी ड्यूटी होती है काम चेक करना, उन्होंने इस चीज़ को चेक किया और कहा कि रिव्यू है ऑलरेडी एक हो चुका है, रिव्यू पे रिव्यू नहीं हो सकता, इसलिए दरख्वास्तें उन्होंने ये एतराज़ लगा के हुकूमत को वापस कर दी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि जो अरसलान इफ्तिखार केस था साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, उसमें भी दूसरा रिव्यू आया था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और पहले रिव्यू के बाद अरसलान इफ्तिखार का रिव्यू आया गालिबन, और उसके बाद फिर अपना मलिक रियाज हुसैन का रिव्यू आ गया, वो रिव्यू भी एक्सेप्ट हुआ। तो उसमें तो दूसरा रिव्यू आया था, तो इसमें क्यों इस दूसरे रिव्यू को वापस कर दिया गया है? अच्छा, दूसरा रिव्यू ये 2012 की बात है। मैक्रो हबीब बैंक का जो केस था प्लाजे का कराची में, उस पर भी 2 रिव्यू आए थे। खालिद अनवर जो सीनियर वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा एक जज साहब हैं, उनके वो ससुर भी हैं, उनके वो इसमें वकील थे। लेकिन ये सारी बातें पहले की। इसके बाद जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने फैसला दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दूसरे रिव्यू की गुंजाइश ही नहीं है। फिर आए जो अगले चीफ जस्टिस थे, उनके बाद जस्टिस साकिब निसार, वो ऐसे ही एक रिव्यू घूमता घूमता उनके पास भी है। उस पर उन्होंने भी उस फैसले की बेस पे एक नया फैसला दिया और उसमें भी ये कहा कि कोई गुंजाइश ही नहीं है जब कानून में, रूल्स में, तो कहाँ से दूसरा रिव्यू आ सकता है। इसलिए उसके बाद से ये दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब ये नए रिव्यू नहीं आ सकते। जस्टिस 2015 में जो फैसला था 15-16 में अनवर ज़हीर जमाली साहब का, उसके बाद से नए रिव्यू की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मतलब दूसरा रिव्यू नहीं आ सकता, एक रिव्यू आप फाइल कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, लेकिन अगर आप दूसरा रिव्यू करेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2020 के फैसले के बाद, 26 अप्रैल 2021 के फैसले के बाद गुज़िश्ता रोज़ एक और रिलीफ जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया सरीना ईसा को दिया गया है, क्योंकि नज़रसानी की दरख्वास्तों में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और दीगर जो मुतल्लका लोग थे, वकला की तंजीमें थी, उन्हें फ़रीक बनाया गया था। दूसरी खबर पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कप्तान के 2 खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आ गए हैं और फिर एक खिलाड़ी जो है वो क्रेडिट लेने के चक्कर में उस कप्तान के खिलाड़ी में जो कौमी राज थे, जो कौमी मफादात का मामला था, वो तमाम राज जो है उस खिलाड़ी की जानिब से, कप्तान के वज़ीर की जानिब से उगल दिए गए। तो ये मामला क्या है मैं तो जानता हूँ, लेकिन ज़ुल्करनैन की इकबाल की ज़ुबानी जो है ये मामला जो है आप नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। तो ज़ुल्करनैन, ये क्या मामला है? कल रेकोडेक का एक बड़ा फैसला आया, कौम बड़ी खुश हुई, ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ी खुशखबरी थी। PIA के 2 होटल पेरिस और न्यूयॉर्क में अटैच हो गए थे, वो वापस पाकिस्तान को मिल गए। लेकिन ये क्या मामला है कि इस फैसले के बाद कप्तान के 2 खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए और फिर कौमी राज भी उगल दिए गए? देखिए, बात ऐसी है कि जो वकला होते हैं वो तो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर ही लड़ते हैं। अब बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जब बाज़ लोग पॉलिटिशियन भी होते हैं, जो पॉलिटिशियन है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही काम आज फ़रोग़ नसीम साहब ने भी किया।
उन्होंने रात को 9 बजे फैसला आया, जब हम सब ने हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी और कौम को खुशखबरी से आगाह किया। उसके बाद 12 बजे रात को उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल भेजा। फैसले से आगाह किसने किया ये भी बता दें कि फैसले से आगाह किया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, खालिद जावेद खान साहब ने, जो बड़े डिसेंट आदमी हैं। उन्होंने मतलब एक अच्छी खबर थी लोगों के साथ शेयर की, और इससे पहले उन्होंने जितनी प्रोसीडिंग होती रही कुछ भी वो हाफ कुक जो चीज़ थी फाइनल जजमेंट से पहले उन्होंने कुछ किसी से शेयर नहीं किया था। मैं खुद कई दफ़ा जाके पूछता रहा हूँ। उन्होंने कहा यार जब कोई चीज़ सॉलिड होगी ना मैं खुद आपसे शेयर कर दूँगा। अब ये सॉलिड चीज़ आई थी, एक अच्छी खबर थी, उन्होंने शेयर की और हमने चलाई, कौम को उससे आगाह किया, जो हमारा काम था। रात 12 बजे फ़रोग नसीम साहब की तरफ से मुबारकबाद के पैगाम आए 3 घंटे के बाद, जो एक खुद वो कह रहे हैं जी मैं उस रिकॉर्डिंग कमेटी को हेड कर रहा था 2019 में, अगस्त में पीएम ने बनाई थी। बहरहाल वो इतने 3 घंटे लाइल रहे, इस चैलेंज चीज़ को छोड़ते हैं, हो सकता है कहीं मसरूफ़ हो गए हों, उनकी बात मान लेते हैं। उसके बाद हुआ ये कि अब फ़रोग नसीम साहब ने ये कहा कि सॉवरन इम्यूनिटी वाली हमारा पॉइंट जो है ना वो मान लिया गया है, और जो PIA के एसेट्स थे वो डी फ्रीज़ हो गए हैं, जो रिसीवर थे वो हटा दिए गए हैं। अब इसमें बात ये है कि जो केस प्रेस रिलीज में एक और भी बात थी जो वहाँ पर पॉइंट लिया गया था BVI हाई कोर्ट में कि ये हमारे असासे नहीं, रियासत पाकिस्तान मैं के उसी तरफ नहीं आने बल्कि लगा। PIA के हैं। और उस प्रेस रिलीज में जो रात 12 बजे जारी की गई, इतना बड़ा ब्लंडर किया गया कि वहाँ पर आप कुछ मौक़िफ़ ले रहे हैं BVI के हाई कोर्ट में, लेकिन जब आप प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं वजारत कानून के तर्जमान के जरिए, उसमें नया मौक़िफ़ दे रहे हैं और अपने उसी मौक़िफ़ को निगेट कर रहे हैं। मैं इसी चीज़ के ऊपर भी बात करने वाला था। वहाँ पे जो हमें इनिशियली जब PIA ने 2 वकला हायर किए और अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने वकला हायर किए पाकिस्तान की जानिब से, वहाँ पे मौक़िफ़ ये था कि आपने PIA तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सबको पता है, सेमी गवर्नमेंट इदारा, ऑल के कौमी एयरलाइन है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसका गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, कारपोरेशन है, आज़ाद हाँ, आज़ाद इदारा है, वो अपना खुद कमाती है, अपना खाती है। ऑल दो कि जब डिफ़ॉल्ट में चली जाए तब गवर्नमेंट इक्विटी इंजेक्ट कर देती है, उसमें पैसे दे देती है कर्जे उतारने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो आप गवर्नमेंट के चक्कर में अटैच कैसे कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग बलोचिस्तान का मामला था। इसी पॉइंट के ऊपर हमारी जो एक्सेप्ट हुई, दोनों होटल हमारे जो है प्ली वो एक्सेप्ट restore हो गई, होटल रिस्टोर हो गए, जो इम्प्लीमेंटेशन पटिशन थी उनकी वो खारिज होगी कि जी अभी रिव्यू चल रहा है, रिव्यू में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। अब वो अदालत फैसले ही अपना वापस ले रहे इनिशियल, तो फिर कैसे आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं? खैर, इससे जब मामला आगे बढ़ा, उन्होंने ये भी कहा कि जो टेथॉन कंपनी के हक़ में 6.5 अरब रुपये का आया था एक अवार्ड, 6.5 अरब डॉलर का, कि पाकिस्तान इनको अदा करे, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन खारिज हुई है, उसमें पाकिस्तान ने एक रिवीजन फाइल किया, यानी कि नज़रसानी फाइल की हुई है, और उस पर केस चल रहा है। अब आज उसमें वो आप कौमी राज वाली बात बताने जा हाँ, रहे कौमी राज वाली बात बताने जा रहा हूँ। अब इतना सीक्रेटली काम किया गया, गवर्नमेंट ने एक स्टे पहले लिया था, ये भी मैं नाज़रीन को बता दूँ, हैं रेकोडेक के फैसले रेकोडेक के फैसले पर। इम्प्लीमेंटेशन में जो 6 अरब डॉलर के उस पर था कि 3 अरब डॉलर अदा करें फ़ौरन, पाकिस्तान को ऑर्डर किया गया था, उस पर हुकूमत ने स्टे भी लिया था। ये बात भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने छुपा के रखी, इससे छुपा के रखी कि यार जब मुकम्मल पटिशन खारिज होगी कौम को एक दफ़ा मजबूत सॉलिड खबर देंगे। उन्होंने अच्छी खबर भी आधो की आधी अच्छी थी, आधी पूरी तरीके से अच्छी हमारे फेवर में नहीं थी, हाफ का स्टे था। उन्होंने इस हाफ के स्टे को भी छुपाया कि यार अभी इसको सीक्रेट रहने दें, कौम को पूरी बात बताएंगे। बिल्कुल सही। अब जो रिव्यू के ऊपर आज आर्गूमेंट्स होने थे, अभी कुछ देर तक मेरे ख्याल है वो स्टार्ट हो चुके होंगे, बिल्कुल ऐसे जो वहाँ का वक्त के मुताबिक है। वीडियो लिंक से जो है ना वो दलाइल का आगाज़ हो चुका है, पाकिस्तानी वकला अपने दलाइल दे रहे हैं। फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि जी मैं ओपनिंग जो है ना वो आर्गूमेंट्स उसके करूँगा, तो वो दलाइल देंगे। अब ये वो बात है कि जो पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, पब्लिक से भी छुपानी चाहिए। पाकिस्तान के दुश्मन बड़े हैं दुश्मन इंटरनेशनली, बहुत है जो इंटरनेशनली देख रहे हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनली लोकल लेवल पे तो चले जजेस को प्रेशराइज करने की कहानी हम सुनते रहते हैं, इंटरनेशनली तो रियासतों के मामले बड़े डिफरेंट होते हैं। तो लॉबीज़ हैं, सरगर्म होती हैं, वो गवर्नमेंट्स के ज़रिए अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो जो एक रिलीफ आपको मिल रहा था, आप उसको पब्लिक करके क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं? और जो ओपनिंग आर्गूमेंट्स की उन्होंने बात की, तो वो पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्डिंग कमेटी के सरबराह ज़रूर है, इंटरनेशनल फोरम पे वो नहीं है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिस कमेटी का फ़रोग नसीम जिक्र करते हैं, मैं उसका हेड हूँ। ये 2019 के अवाइल तक तो हो सकती है, लेकिन या 2020 के अवाइल तक हो सकती है, जब से मौजूदा जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब हैं, उन्होंने AG ऑफिस संभाला है। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट का सेल है उसे वो हेड वो करते हैं। जितनी भी लिटिगेशन है इंटरनेशनल डिस्प्यूट के हवाले से, उसे देखते अटॉर्नी जनरल हैं। किसे वकील करना है, इंटरनेशनली कौन सी लॉ फर्म की खिदमात हासिल करनी है, तमाम मामलात को अटॉर्नी जनरल देखते हैं। लेकिन रात इस तरह से हुआ कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ये खुशखबरी कौम को दी, लेकिन 3 ही घंटों के बाद ये खुशखबरी का क्रेडिट लेने के जो है वो फ़रोग नसीम की जानिब से प्रेस रिलीज आ गई, उनके तर्जमान की जानिब से बयान दिया गया। आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें एक और भी बात की गई, आप वो भी एक कौमी राज था कि जो निगोसिएशन है टिथियान कंपनी के साथ के आउट ऑफ कोर्ट ये सेटलमेंट हो जाए,
इस पर भी मामला काफ़ी आगे तक जा चुके हैं और वो भी बात उन्होंने आज कर दी जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सवाल ये किया गया था जैसे उन्होंने मेरे कई 7-8 सवाल जो आपके सामने मैंने किए थे वो बल्कि घुमा आप वो के निकल सवाल भी जाते थे। बता दीजिएगा आपने सवाल क्या किया था। अच्छा वो भी फिर बात कौमी राज में चले आ जाएगी, चले बता देते हैं। मैंने पहला सवाल उनसे ये किया था कि आपने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि जी ये करप्शन के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको करदम करार दिया था, तो करप्शन के ज़रिए जो एग्रीमेंट किया जाए या मुआहदा किया जाए या ठेका लिया जाए सादे लफ्ज़ों में, उसको सरमायाकारी नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं हो सकता। दायरे इख्तियार चैलेंज कर रहे थे वो उसका। अब बात यह है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने सोमोटो लिया था, 6.5 अरब रुपए का जुर्माना हो गया पाकिस्तान को, आप दिन रात गालियाँ देते नहीं सकते थे इफ्तिखार चौधरी को कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में कूद जाती है, अरबों डॉलर के नुकसान हो रहे हैं, IMF का पैकेज हमारा 6 अरब का है, उससे आधा अरब ऊपर जो है ना हमारा जुर्माना हो गया था। उस वक्त आप मुखालफत करते थे यहाँ पे आके हमारे साथ ही बैठ के, और बहुत से अभी भी हुकूमती शख्सियातें जो करती हैं फैसले को जवाब उसी फैसले को जवाब बना के आप रिलीफ भी ले रहे हैं उसी अदालत में जहां उसी रेकॉर्ड का अदालत में, केस है वहाँ ये कह रहे हैं, ये मौके पर अपनाया गया है कि क्योंकि ये मुआहिदा इसमें करप्शन हुई थी और ऐसी इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट जिसमें करप्शन हो वो सेट असाइड हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसका जायज़ा ले सकती है। तो ये आर्गूमेंट्स वहाँ पे लिया गया। तो ये दूसरी खबर हो गई। तीसरी खबर में हमारे साथ जो है वो जुल्करनैन बैठे तो होंगे, लेकिन मुख्तसर बता देते हैं कि हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से जो हुकूमत ने फैसला किया था कि इस केस को ओपन किया जाएगा, तो इस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि जो नए एविडेंस हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है, नए सबूतों को परखा जा रहा है और परखा जा रहा है जो पैरामीटर्स हैं, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का हुदैबिया पेपर मिल केस में जो जस्टिस काजी फाइसा ने तहरीर किया था, 3 रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल भी शामिल थे। उस फैसले को सामने रखते हुए नए एविडेंस को परखा जा रहा है, उसका जायज़ा लिया जा रहा है कि ये जो हुदैबिया पेपर मिल केस का फैसला का जो केस है उसे किस तरह से ओपन करना है। और आज ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमती जो लीगल टीम है वो सर जोड़ के बैठी है और जायज़ा ले रही है कि किस तरह से ओपन करें। और ये बात भी हुकूमती लीगल टीम के जहन में है कि अगर केस को ओपन किया जाएगा तो फौरी तौर पर इस केस का, हुदैबिया पेपर मिल केस का री इन्वेस्टिगेट करने के मामले के ऊपर एक जुडिशल टेस्ट भी होगा। इस मामले को किसी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा, तो वहाँ पर इस केस का किस तरह से दिफा करना है, इन तमाम पॉइंट्स को जहन में रखते हुए सारे मामले का जायज़ा लिया जा रहा है। और बताएं, हाँ बताएं। एक लाइन वो ये कि अभी देखा ये जा रहा है कि 2000 क्योंकि 92 का जुर्म था, उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून नहीं था। 2010 का जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है जिसमें बाद में 2013-14 में गलत अमेंडमेंट भी की गई थी, उसको बेस बना के किया जा रहा है और नैब से ये करवाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून टेक्निकली ना नैब के शेड्यूल में शामिल है, बिल्कुल नैब लॉ में नहीं, नैब के शेड्यूल में है। तो वो अक्सर केसेस ऐसे बनाते हैं कि यार सेक्शन 9A5 या सेक्शन 9A7 जो अमन सदायत सासों का है, रेड विद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आमला ऑफ 2010, तो वो इस किस्म की कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें तो वो देखते हैं कि आगे वो किस करवट बैठता हूँ। चलें जुल्करनैन, आपका भी शुक्रिया और नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह।